वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10th हिस्ट्री का सेकंड पार्ट। और आज का जो हमारा पहला सब टॉपिक रहेगा दैट इज टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने रोल ऑफ महात्मा गांधी इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट को पढ़ा हुआ था और गांधीयन फिलॉसफी ऑफ सत्याग्रह को पढ़ा था और गांधी का एक्टिवली रोल था चंपारण स्ट्रगल में और खेदा स्ट्रगल में या अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। इनको हमने सही तरह से इन डेप्थ पढ़ा हुआ था। और उसके बाद जो खिलाफत इशू था उसको भी हमने पढ़ा हुआ था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो सितंबर 1920 में पास किया गया था, नागपुर सेशन ऑफ दिसंबर 1920 में अप्रूव किया गया था और फाइनली जनवरी 1921 में ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी इसको इंप्लीमेंट किया गया था। और फाइनली चोरी चोरा इंसिडेंट ऑन अकाउंट ऑफ दैट ये जो मूवमेंट थी नॉन कॉपरेशन की ये वायलेंट हुई थी एंड फाइनली गांधी वाज कंपेल्ड टू सस्पेंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इस तरह से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का फेज था वो खत्म हो जाता है। तो अब महात्मा गांधी जो थे अब कोशिश कर रही थी कि एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट होनी चाहिए और सही तरह से जो रेवोल्यूशनरीज हो जो नेशनलिस्ट्स हो उनको नेसेसरी ट्रेनिंग होनी चाहिए नेशनलिस्ट स्ट्रगल को आगे ले जाने की। तब ही एक मूवमेंट ब्रॉड बेस्ड हो सकती है या तब ही एक मूवमेंट सक्सेसफुल हो सकती है। तो फाइनली हमने पढ़ा हुआ था ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है जनवरी 1921 में इसको लॉन्च किया जाता है और फाइनली फरवरी 1922 में इसको सस्पेंड किया जाता है ऑन अकाउंट ऑफ चोरी चोरा इंसिडेंट। और उसके बाद अब कोशिश की जा रही है एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट को लॉन्च करने की। एंड ये जो ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट होती हैं ये होती है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो 1930 टू 1931 इसका पहला फेज रहता है। अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को सही तरह से समझने से पहले पहले हमने समझना है कि पूरे इस कंट्री में क्या हो रहा था इस टाइम पीरियड में जब नॉन कॉपरेशन को सस्पेंड किया गया इन 1922 और 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया। लेकिन ये जो बीच में गैप है इस टाइम गैप में इंडिया में क्या विटनेस किया गया था। पहले महात्मा गांधी के जरिए कोशिश की गई कि देयर इज ए नीड कि ट्रेनिंग ऑफ पीपल फॉर अनदर मास स्ट्रगल कि लोग ट्रेनड होने चाहिए सत्याग्रहीज को नेसेसरी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। तभी ये मुमकिन हो सकता है कि एक मूवमेंट पीसफुल नॉन वायलेंट और ब्रॉड बेस्ड और इसका इंपैक्ट कॉलोनियल रूल पर हो सकता है। बट when the non-cooperation movement was suspended within the Congress, some leaders were now tired of mass struggle and wanted to participate in the election to the provincial councils that had been set up by the Government of India Act of 1919। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड किया जाता है विद इन द कांग्रेस कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स कुछ लीडर्स कुछ नेशनलिस्ट्स वो थे जो नहीं चाहते थे अब कोई मास स्ट्रगल लॉन्च की जाए बल्कि वो चाहते थे कि इलेक्शंस स्केड्यूल्ड थे और उन काउंसिल इलेक्शंस में वो चाहते थे हम पार्टिसिपेट करें। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 जो पास किया गया था 1919 में उसके मुताबिक काउंसिल इलेक्शंस होने वाले थे और विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वाई इन फेवर टू पार्टिसिपेट इन द काउंसिल इलेक्शंस। एंड फाइनली इसका रिजल्ट ये निकलता है कि ये जो CR दास थे चिताराजन दास एंड मोतीलाल नेहरू ये एक पार्टी स्टैब्लिश करते हैं। इस पार्टी का नाम होता है स्वराज पार्टी। तो चिताराजन दास एंड मोतीलाल नेहरू के जरिए एक पार्टी स्टैब्लिश की जाती है। इस पार्टी का नाम होता है स्वराज पार्टी और ये काम करते हैं कि वी विल पार्टिसिपेट द काउंसिल इलेक्शंस में हम पार्टिसिपेट करेंगे और फिलहाल के लिए हम मास स्ट्रगल को सस्पेंड कर रहे हैं। बट जो यंगर जनरेशन ऑफ कांग्रेस थी जो यंगर लीडरशिप कांग्रेस की थी इसमें जवाहरलाल नेहरू थे सुभाष चंद्र बोस थे और ये कोशिश कर रहे थे कि हमने काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करनी चाहिए। इसके बरअक्स हमने एक और मास एजिटेशन लॉन्च करनी चाहिए सो दैट द कंप्लीट और द फुल इंडिपेंडेंस मे बी विटनेस्ड बाय इंडिया। मीन्स कि नॉन कॉपरेशन को सस्पेंड करने के बाद विद इन द कांग्रेस दो लीडरशिप इमर्ज हो जाती हैं। एक लीडरशिप नहीं चाहती है कि कोई मास स्ट्रगल लॉन्च की जाए जिसमें चिताराजन दास थे या मदन मोहन मालवीय थे या मोतीलाल नेहरू थे। इनके जरिए फाइनली स्वराज पार्टी बनाई जाती है जो काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। एट द सेम टाइम विद इन द कांग्रेस और एक यंग लीडरशिप थे रिप्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस और इनकी कोशिश यही थी कि काउंसिल इलेक्शंस को हमने एनी हाउ बाइकआउट ही करना है बल्कि हमने प्रिपेयर रहना है और एक मास एजुटेशन के लिए ताकि फुल इंडिपेंडेंस इंडिया को गेन हो जाए। अब इसी सिचुएशन को चलते हुए
इंडिया में एक इंटरनल डिबेट चल रहा था, कुछ और फैक्टर्स इंडिया में अब क्रिएट हो रहे थे जिसके चलते जो इंडियन पॉलिटिक्स है ये एक नई शेप या नई राह की तरफ चल रहा था। हमें पता है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया ने बहुत तरह की इकोनॉमिक डिप्रेशन को फेस किया हुआ था, इकोनॉमिक हार्डशिप्स को फेस किया हुआ। ऑन अकाउंट ऑफ दिस, ब्रिटिश पार्लियामेंट was very concerned about the Indian administration. So finally एक कमीशन इंडिया भेजा जाता है जिसे हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। But there was also a controversy with respect to Simon Commission because none among this commission was Indian representative. So finally Simon Commission was boycotted wherever it went. So दो सिचुएशंस यहाँ पर क्रिएट हो जाती हैं, एक इकोनॉमिक डिप्रेशन हो जाता है और इस इकोनॉमिक डिप्रेशन को चलते हुए ब्रिटेन जो गवर्नमेंट होती है एक हरकत में आ जाती है और कमीशन बिठाया जाता है। लेकिन इस कमीशन को इंडिया में पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं रखा हुआ था। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 में फेस किया गया था जिसे हम ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 के नाम से भी जानते हैं। मींस इस दौरान क्या हुआ था, एग्रीकल्चरल प्राइसेस बिगेन टू फॉल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1930। ये जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस थे वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो रही थी 1926 से लेकर 1930 तक, लगभग ऑलमोस्ट वो कोलैप्स हुए थे। कंट्री साइड जो रूरल पॉपुलेशन थी दैट वाज इन द टर्माइल, तो वहां पर बहुत तरह की हार्डशिप्स लोगों को फेस करने पड़ रही थी। एज द डिमांड फॉर द एग्रीकल्चरल गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट्स डिक्लाइनेड, पीजेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे देयर रेवेन्यू। तो अब जब एग्रीकल्चरल प्राइसेस डिक्लाइन हो रही थी, जो कैश इनकम है वो लोगों के पास नहीं हो रहा था, जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो डिक्लाइन हो रहा था, तो अब पीजेंट्स को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था कि ये जो इनका हार्वेस्ट था ये उसे सेल नहीं कर पाते हैं। और फाइनली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके जरिए पीजेंट से रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा था, लेकिन जब पीजेंट्स के पास पैसा ही नहीं आ रहा था वो रेवेन्यू पे नहीं कर पाते थे। फाइनली इस तरह से हमने समझा कि जो इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं वो फेस की जा रही थी इंडिया की पीजेंट कम्युनिटी के जरिए। तो फाइनली इस सिचुएशन को चलते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट हरकत में आ जाती है और एक कमीशन बिठाया जाता है जिसे हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। तो अब हमने ये सिचुएशन पढ़नी है, व्हाट, व्हाई, व्हेन एंड हाउ। क्या सिचुएशन थी, क्या जरूरत थी, किस तरह किया गया और क्यों किया गया, ये साइमन कमीशन का असल में मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो फाइनली ब्रिटेन की गवर्नमेंट के जरिए एक कमीशन बिठाया जाता है जिसका हेड होता है सर जॉन साइमन। और ये जो सर जॉन साइमन होता है इसको अथॉराइज किया जाता है कि टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड अकॉर्डिंगली सजेस्ट अप्रोप्रिएट चेंजेस। मीन्स कि आप जाइए इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट को विटनेस करिए और नेसेसरी जो भी रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स होगा, जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस होगा उनको आप रिकमेंड कर सकते हो। तो फाइनली क्या हो जाता है, द कमीशन डिड नॉट हैव ए सिंगल इंडियन मेंबर, दे वर ऑल ब्रिटेन। तो ये जो कमीशन था इट वाज कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर्स बट ऑल ऑफ दीज 7 वर फ्रॉम ब्रिटेन एंड नन अमंग देम वाज इंडियन। सो फाइनली क्या होता है, when the commission arrived India in 1928 it was greeted with the slogan go back Simon। तो अब जब 1928 में ये जो साइमन कमीशन होता है इंडिया पहुंचता है एंड देयर वाज नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन द कमीशन एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट इन इंडिया एंड अकॉर्डिंगली सबमिट द नेसेसरी चेंजेस व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर 1928 में जब ये पहुंचता है तो इसको हर तरह से बाइकआउट ही किया जाता है और गो साइमन कमीशन बैक या गो बैक साइमन कमीशन के नारे दिए जाते हैं। यहां पर आप फर्दर याद रखोगे कि जब डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ साइमन कमीशन हो जाता है, साइमन कमीशन के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, तो इस डेमोन्स्ट्रेशन में जो एक नेशनलिस्ट थे लाला लाजपत राय के नाम से, उनकी डेथ होती है क्योंकि उनको बहुत तरह से पीटा जाता है जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि उनकी डेथ हो जाती है। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए इन डेमोन्स्ट्रेशंस को काउंटर करने के लिए क्या किया जाता है, द वाइसरॉय लॉर्ड अर्विन अनाउंस्ड इन अक्टूबर 1929 a vague offer of dominion states for India in an unspecified future and a round table conference to discuss a future constitution। तो फाइनली अब जब साइमन कमीशन डेमोन्स्ट्रेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो इसको किसी हद तक काउंटर करने के लिए जो वाइसरॉय उस वक्त के थे लॉर्ड अर्विन,
इनके जरिए एक अनाउंसमेंट की जाती है अक्टूबर 1929, जिसमें कहा जाता है कि इंडियंस को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। और ये जो डोमिनियन स्टेटस हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड की जाएगी लंदन में, और उन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का जो फ्यूचर सोल्यूशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन तय किया जाएगा इंडिया के लिए। अब इसके रेस्पॉन्स में इंडिया ने क्या रेस्पॉन्ड किया? तो फाइनली द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस बिकेम मोर असर्टिव। अब जो रेडिकल नेशनलिस्ट्स थे विद इन द कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये हरकत में आ जाते हैं। द लिबरल्स एंड मॉडरेट्स हु वर proposing a constitutional system within the framework of British Dominion gradually lost their influence। तो अब जब जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस चाहते हैं कि रेडिकल चेंजेस आनी चाहिए, नेशनलिस्ट की जो डिमांड थी या जो इंडियंस थे वो ज़्यादा फॉलो कर रहे थे, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप विद इन द कांग्रेस थी, तो इससे पहले जो लिबरल्स थे, जो मॉडरेट्स थे, जो चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के जरिए ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगी, तो ये जो लोगों में जो अपनी इनकी जो फेथ थी वो ग्रेजुअली खत्म हो जाती है। और ये जो रेडिकल ग्रुप विद इन द कांग्रेस होता है, इनको ज़्यादा सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट गेन हो जाता है। और ये जो मॉडरेट ग्रुप था विद इन द कांग्रेस, इनको ज्यादा सपोर्ट गेन नहीं होता है, और इनका जो सपोर्ट होता है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा था। अब यहां पर हमने समझना है लाहौर कांग्रेस सेशन। लाहौर कांग्रेस सेशन एक इंपॉर्टेंट सेशन था। इसमें हमने क्या समझना है, इन दिसंबर 1929 जो जवाहरलाल नेहरू थे, इनको प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस ड्यूरिंग द लाहौर सेशन ऑफ 1929 अपॉइंट किया गया था। और लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। तो इस दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू के जरिए एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसे हम पूर्ण स्वराज के नाम से जानते हैं, या कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस के नाम से जानते हैं। इट वाज डिक्लेयर्ड दैट 26 ऑफ जनवरी 1930 वुड बी द सेलिब्रेटेड एज एन इंडिपेंडेंस डे। तो ये लाहौर सेशन ऑफ 1929 में तय पाया कि जनवरी 26 इन 1930 पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। यहां पर आप फर्दर याद रखोगे, जो प्रेजेंटली इंडिया 26 ऑफ जनवरी हर साल रिपब्लिक डे के नाम से सेलिब्रेट करता है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यही है कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 26 ऑफ जनवरी 1930। सो कीपिंग इट्स हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इंटैक्ट, 26 जनवरी ही रिपब्लिक डे चूज किया गया। लेकिन यहां पर बट द सेलिब्रेशंस अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन। क्यों? यहां पर कहा जाता है कि जो पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसमें लोगों की खासा तादाद नहीं देखने को मिल रही थी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट हर एक कोशिश की जा रही थी कि जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो नेशनलिस्ट्स थे, इनकी मूवमेंट को सप्रेस किया जाए। तो ये जो यहां पर है, ये पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया जा रहा है 26 ऑफ जनवरी 1930। अब महात्मा गांधी के जरिए कोशिश की जा रही थी कि एक ऐसी ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट लाई जाए जिस मूवमेंट के साथ हर एक इंडिविजुअल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरलिंक्ड हो, और इस तरह से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की प्रेपरेशन यहां पर चल रही थी। अब हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक रहेगा दैट इज द साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब गांधी जी के जरिए कोशिश की जा रही थी कि एक मूवमेंट लॉन्च की जाए जिस मूवमेंट को मास मूवमेंट बनाया जाए, और इसलिए एक कमोडिटी को यहां पर चूज किया जाता है दैट इज सॉल्ट। और ये जो सॉल्ट था, इंडियंस वायर नॉट allowed to prepare salt and were forced to pay salt tax, and salt जो था ये एक स्टेट प्रॉपर्टी मानी जाती थी। और फाइनली गांधी जी के जरिए ये कोशिश की जा रही थी, अगर हमने इस मोमेंट को ब्रॉड बेस्ड बनाना है तो हमने हर एक इंडिविजुअल को इस मोमेंट में लाना है। पहले हमने यहां पर समझना है कि साल्ट मार्च को लॉन्च करने से पहले बैकग्राउंड में हमने क्या समझना है। जब वक्त था 31 ऑफ जनवरी 1930, गांधी जी के जरिए एक लेटर भेजे जाते हैं वाइसरॉय लॉर्ड इरविन को, जिसमें 11 डिमांड्स रखी जाती हैं। इन 11 डिमांड्स में इंडस्ट्रियलिस्ट्स की डिमांड थी, इसमें बिजनेस क्लास की डिमांड थी जो चाहते थे कि हमारा रेवेन्यू कम किया जाए, इसमें जो पुअर पीजेंट्स थी उनकी डिमांड थी जो चाहते थे कि हमारा रेंट कम किया जाए, और इस तरह से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड थी दैट वाज द एबॉलिशमेंट ऑफ द सॉल्ट टैक्स। जो टैक्स लोगों से लिया जाता था उसको एबॉलिश करना, ये महात्मा गांधी के जरिए लेटर में लिखा हुआ था वाइसरॉय इरविन को। लेकिन इसमें एक अल्टीमेटम दिया गया था,
It was an ultimatum to be fulfilled by 11th of March 1930. If the demands were not fulfilled by 11th of March, Congress would launch a civil disobedience campaign. तो फाइनली महात्मा गांधी के जरिए इसमें एक अल्टीमेटम रखा गया था कि 11th of March 1930 तक अगर हमारी ये 11 डिमांड्स फुलफिल हुई तो ठीक, अगर नहीं फुलफिल हुई तो हम एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट लॉन्च करने वाले हैं ब्रिटिश या कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ। लेकिन यहां पर क्या होता है, लॉर्ड अरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट। लॉर्ड अरविन जो थे वाइस रॉय, वो यहाँ पर मुतासर नहीं होते हैं इन 11 डिमांड्स के जरिए। फाइनली गांधी जी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च फ्रॉम हिज आश्रम इन सबरमती टू गुजरात कोस्टल टाउन दैट इज डांडी। तो फाइनली जब वक्त होता है 12th ऑफ मार्च 1930, गांधी जी के जरिए एक फेमस जो सॉल्ट मार्च है वो स्टार्ट हो जाता है सबरमती आश्रम से लेकर जो डांडी कोस्टल टाउन था गुजरात में वहां तक। तो जो डिस्टेंस थी फ्रॉम सबरमती आश्रम टू डांडी दैट वाज 240 माइल्स, और ये जो डिस्टेंस थी 24 डेज में ये कंप्लीट की जाती हैं। फाइनली ऑन 6th of April, along with 78 followers, Gandhi reached the Dandi and ceremonially violated salt law by manufacturing salt। और इस तरह से गांधी जी के जरिए सॉल्ट प्रिपेयर किया जाता है और जो सॉल्ट लॉ बनाया गया था इसको डिसओबे किया जाता है। और इस तरह से जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है ये गांधी जी के जरिए स्टार्ट किया जाता है 12th of March 1930। तो ये था बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो गांधी जी ने अलोंग विद 78 फॉलोअर्स 12th ऑफ मार्च 1930 पहले खुद से स्टार्ट किया हुआ था, और अब पूरी पॉपुलेशन इसमें सपोर्ट करेगी और जो गवर्नमेंट लॉज हैं उनको डिसओबे किया जाएगा। यहाँ पर आप समझ सकते हो कि ये जो साल्ट मार्च हैं यहाँ पर इसे हम डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। ज्यूरिंग द साल्ट मार्च महात्मा गांधी जो थे इसके 78 फॉलोअर्स जो थे वॉलंटियर्स इनके साथ थे, एंड फाइनली ऑन द वे दे वर ज्वाइंड बाय थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो रास्ते में हजारों की तादाद में और वॉलंटियर्स थे जो गांधी को सपोर्ट करने आई थे ज्यूरिंग दिस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब साल्ट मार्च को हम डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। इससे क्या हुआ, इट स्टार्टेड और मार्कड द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसके जरिए से हमने जो ब्रिटिश के जरिए बनाई गई लॉज थी कवानीन को हमने डिसओबे करना स्टार्ट किया। हाउ वाज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब क्या फर्क था इसमें, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी हमने लॉन्च की, ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट बनाया था, और अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी हम लॉन्च कर रहे हैं। इसमें क्या डिफरेंस थी, इसमें डिफरेंस ये थी, people were now asked not only to refuse cooperation with the British but also to break colonial laws। अब इसमें क्या था कि नॉन कॉपरेशन में सिर्फ ये कहा गया था कि हमने कॉपरेशन नहीं करनी है ब्रिटिश गवर्नमेंट से, बट in this civil disobedience movement there were the two principles, neither to cooperate with the colonial rule and nor to follow their laws। इसका मतलब है हमने उनके लॉज को ब्रेक डाउन करना है, उनके लॉज को डिसओबे करना है। हाउ डिड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अनफोल्डेड, क्या हुआ, किस तरह से अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुई, लोगों का क्या रिएक्शन था। थाउजेंड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ। तो हजारों की तादाद में अब लोग घरों से निकल रहे हैं और साल्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, 10 साल्ट लॉ को ब्रेक डाउन भी कर रहे हैं। मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट साल्ट फैक्ट्रीज, जो गवर्नमेंट ओनड स्टेट प्रॉपर्टी जो थी, साल्ट फैक्ट्रीज जो थी, उनके सामने साल्ट प्रिपेयर करने के बाद डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा था कि हमने साल्ट लॉ को ब्रेक डाउन किया। फॉरियन क्लोथ वाज बाइकॉटेड, लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, इस तरह से जो फॉरियन क्लोथ बिक रहा था उसको बाइकआउट किया गया, शराब की दुकानें जो थी उनको बंद किया गया। पीजेंट्स ने रिफ्यूज किया कि हम कोई रेवेन्यू नहीं देंगे, चौकीदारी टैक्स जो लिया जा रहा था वो भी बंद किया गया। और फाइनली जो विलेज ऑफिसर्स रखे गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए उन्होंने रिजाइन दिया। मेनी प्लेसेस फॉरेस्टेड पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉज गोइंग इनटू रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स टू कलेक्ट द वुड एंड द ग्रेज कैटल। इस तरह से जो फॉरेस्ट लॉज बनाई गई थी जिसमें से फॉरेस्ट्स को क्लासिफाई किया गया था रिजर्व्ड में, प्रोटेक्टेड में, अनक्लासिफाइड में, और लेकिन जो ट्राइबल पीपल थे दे वर नॉट अलाउड एंटर द रिजर्व फॉरेस्ट। इस तरह से एक बार फिर जो फॉरेस्ट लॉज है उनको भी वायलेशन हो जाती हैं। जो पीपल होते हैं, फॉरेस्ट पीपल होते हैं, वो इस तरह से रिजर्व फॉरेस्ट में एंटर हो जाते हैं, इन कॉलोनियल लॉज को ब्रेक डाउन करते हैं।
अब रेस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट क्या था? गवर्नमेंट ने इस मोमेंट को क्रश करने के लिए, सप्रेस करने के लिए कौन से कदम उठाए जाते हैं? द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर्स वन बाय वन, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि वायलेंट क्लैशेस हो जाते हैं। और एक एग्जांपल हमारे पास है कि जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, इनको अरेस्ट किया जाता है, जिसे हम फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। व्हेन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड, इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन सोलापुर अटैक्ड ऑल स्ट्रक्चर्स दैट सिंबलाइज्ड ब्रिटिश रूल। और इस तरह से क्या हो जाता है कि जब महात्मा गांधी को भी अरेस्ट किया जाता है, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं वो अटैक करते हैं हर उस ब्रिटिश सिंबल को, हर उस ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को जिसके जरिए से ब्रिटिश रूल प्रोपेगेट किया जा रहा था। ए फ्राइटनड गवर्नमेंट रेस्पॉन्डेड विद द पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन। अब ये जो डरी हुई गवर्नमेंट थी, उन्होंने हर एक वो कोशिश की जिस कोशिश के चलती हुई ये जो मूवमेंट थी इसको सप्रेस करने की कोशिश की जा रही थी। और ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान थी, इनको हम फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड। और इस तरह से जो पीसफुल सत्याग्रहीज थे, जो नॉन वायलेंट सत्याग्रहीज थे, या वो जो वुमेन थी, जो चिल्ड्रन थे, उनको अरेस्ट किया जा रहा था, उनको पीटा जा रहा था। लगभग 1 लाख के करीब रेवोल्यूशनरीज, नेशनलिस्ट्स वो थे जिनको जेल में भरा गया था ऑन अकाउंट ऑफ दिस राइजिंग वायलेंस ड्यू टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब जब वायलेंस हर जगह देखने को मिल रही थी और ब्रूटल रिप्रेशन इंडियंस पर किया जा रहा था, तो महात्मा गांधी वाज कंपेल्ड टू कॉल ऑफ द मोमेंट। जो फर्स्ट फेज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का होता है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। लेकिन इसका एक रीजन ये भी था कि एक पैक्ट साइन किया जाता है 5 मार्च 1931 को बिटवीन महात्मा गांधी एंड लॉर्ड अर्विन, जिसको हम गांधी अर्विन पैक्ट ऑफ मार्च 1931 के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या हो जाता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। Gandhi agreed to call off the movement and consented to participate in a roundtable conference in London, and the government agreed to release the political prisoners। यहाँ पर हमने समझना है कि साइमन कमीशन के रिकमेंडेशंस पर जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी, अब वो हेल्ड हो रही है लंदन में। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हेल्ड हुई थी जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और गांधी वाज रिप्रेजेंटिंग द मेजॉरिटी पॉपुलेशन एज वाज एंड वाज रिप्रेजेंटिंग द कांग्रेस। तो फाइनली ये जरूरी समझा गया था कि कांग्रेस की भी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। तो फाइनली इसी के लिए गांधी अर्विन पैक्ट 1931 में साइन किया जाता है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि गांधी एग्री हो जाते हैं कि फर्स्ट फेज मूवमेंट का कॉल ऑफ किया जाएगा, और साथ ही साथ कोशिश करते हैं कि हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं, जो कि लंदन में स्केड्यूल्ड थी। लेकिन इस कंडीशन पर कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एजिटेशन, उनको रिलीज किया जाए। तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया जाता है और गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन चली जाते हैं। गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड द आउटकम्स। अब गांधी जी के जरिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए चले जाते हैं, और इसके आउटकम क्या निकलते हैं? दिसंबर 1931 में जो गांधी जी हैं लंदन चले जाते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन वहां पर जो नेगोशिएशंस थी वो ब्रोक डाउन हो जाती हैं बिटवीन गांधी जी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जरिए रिजर्वेशन मांगी जाती है, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम मांगा जाता है फॉर हिज ओन कास्ट कम्युनिटी, एंड फाइनली गांधी जी को वापस आना पड़ा डिसअपॉइंट होकर। और फाइनली बैक इन इंडिया जब वो वापस आ जाते हैं, और उसके बाद उसको लगता है कि इंडिया में एक नया तरह का जो साइकिल ऑफ प्रिपरेशन है वो कॉलोनियल रिजीम के जरिए स्टार्ट किया गया था नेशनलिस्ट्स पर। अब दोनों जो लीडर्स थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू, ये ऑलरेडी जेल में रखे गए थे। कांग्रेस लीडरशिप जो थी इसको डिक्लेयर किया गया था इलीगल, मींस कांग्रेस की सभी एक्टिविटीज पर बैन लगाई गई थी। ए सीरीज ऑफ मेजर्स हैड बीन इम्पोज्ड टू प्रिवेंट मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशन एंड बाइकआउट्स। और इस तरह से बहुत तरह की रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई थी कांग्रेस पर, इनकी पब्लिक मीटिंग्स पर, डेमोन्स्ट्रेशन पर, बाइकआउट मूवमेंट्स पर। और यहां पर आप फर्दर याद रखोगे, अगरचे गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद वापस आ जाते हैं इंडिया में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सेकंड फेज स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो सपोर्ट था, जो मास सपोर्ट था, जो पब्लिक सपोर्ट था फर्स्ट फेज में अवेलेबल, वो सेकंड फेज में अवेलेबल नहीं रहा। और साथ ही साथ सभी जो कांग्रेस लीडर्स थे दे वर इन द जेल, और कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर किया गया। एज अ रिजल्ट जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इसको गांधी जी के जरिए अब सस्पेंड किया जाता है।
अब जब गांधी जी वापस आ जाते हैं कि जो मोमेंट की रेलेवेंस थी वो खत्म हो जाती है। अब क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि जिस बी ग्रुप ने गांधी जी को सपोर्ट किया था ड्यूरिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जब उनकी ग्रीवियंसेस को एड्रेस नहीं किया जाता है तो द मूवमेंट लॉस्ट द ग्राउंड। फाइनली फॉर ओवर ए ईयर द मूवमेंट कंटिन्यूड। उसके बाद एक साल बाद ये मूवमेंट और कंटिन्यू रहती है, लेकिन 1934 अप्रैल 1934 में जो मूवमेंट है इट लॉस्ट इट्स ग्राउंड एंड फाइनली इट वाज सस्पेंडेड। इस तरह से जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है इसका जो रिलेवेंस था वो खत्म हो जाता है और फाइनली गांधी जी इस मूवमेंट को भी सस्पेंड करते हैं। खत्म हो जाता है और फाइनली गांधी जी इस मूवमेंट को भी सस्पेंड करते हैं। अब ये जो मूवमेंट है, हाउ पार्टिसिपेंट सा द मूवमेंट, किस तरह से पार्टिसिपेंट जो थे उन्होंने किस तरह से इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, क्या नोशन था पार्टिसिपेंट्स ने, क्या इंडिया की नेशनल मूवमेंट के लिए ही इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था या उनके खुद के सेल्फ इंटरेस्ट थे? अब हमने समझना है। अब डिफरेंट सोशल ग्रुप्स दैट पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये रूरल एरियाज भी थे और अर्बन एरियाज के लोग भी थे, मीन्स फ्रॉम द विलेज पॉपुलेशन भी थे और फ्रॉम द अर्बन पॉपुलेशन भी थे। फॉर एग्जाम्पल जो रिच पीजेंट्स थे फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड गुजरात उन्होंने भी सपोर्ट किया था, पुअर पीजेंट्स ने भी सपोर्ट किया था, इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने भी सपोर्ट किया था, वर्कर्स ने भी सपोर्ट किया था और वुमेन्स ने भी सपोर्ट किया था, बट ऑल विद देयर ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशंस, ऑल विद देयर ओन स्पेसिफिक डिमांड्स, और इनकी अपनी अपनी डिमांड्स थी और ऑन अकाउंट ऑफ दोज ग्रीवियंसेस इन्होंने कांग्रेस का दामन जोड़ा हुआ था और कांग्रेस की इस मूवमेंट को सपोर्ट किया हुआ था। पार्टिसिपेशन ऑफ रिच पीजेंट्स इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब जो रिच पीजेंट्स थे इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। बीइंग प्रोड्यूसर्स ऑफ द कमर्शियल क्रॉप्स दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग ऑफ प्राइसेस। अब ये जो रिच पीजेंट्स थे, पाटीदार्स थे, जाट्स थे उत्तर प्रदेश की, ये कमर्शियल क्रॉप्स की कल्टीवेशन करते थे और अब जब क्रॉप्स का जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा था और एक्सपोर्ट ऑफ क्रॉप्स भी डिक्लाइन हो रहा था, तो इनको बहुत सही तरह का जो असर था वो पड़ा हुआ था इस ट्रेड डिप्रेशन के चलते हुए और फॉलिंग ऑफ प्राइसेस के चलते हुए। इट वाज डिफिकल्ट फॉर देम टू पे गवर्नमेंट रेवेन्यू डिमांड। तो अब इनके लिए मुश्किल हो रहा था कि जो गवर्नमेंट ने रेवेन्यू तय किया था वो ये रिच पीजेंट्स पे नहीं कर पाए थे, क्योंकि इनके पास जो हार्वेस्ट था उसको इनका सही पैसा नहीं मिल रहा था। द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस रेवेन्यू डिमांड लेड टू वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट। और साथ ही साथ इन्होंने रिप्रेजेंटेशन भी की थी कॉलोनियल गवर्नमेंट के सामने, लेकिन उन कॉलोनियल गवर्नमेंट के जरिए इनकी किसी भी डिमांड को एड्रेस नहीं किया गया। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वाज ए स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज। इनका मकसद गांधी जी को सपोर्ट करना या स्वराज की फाइट को लड़ना यही था कि जो हाई रेवेन्यू हमसे लिया जाता है, हमारी स्ट्रगल यही है कि हमसे रेवेन्यू कम लिया जाए या हमारे रेवेन्यू डिमांड को खत्म किया जाए। इस तरह से जो रिच पीजेंट्स थे दे हैड सपोर्टेड गांधी जी ड्यूरिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट only again it only as a mean of their objective was that our fight for Swaraj was a struggle against high revenue। so गांधी जी के जरिए इनकी डिमांड्स को एड्रेस किया गया था, लेकिन उनकी ग्रीवियंस को सही तरह से वो हल नहीं कर पाए और जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज दे हैड सपोर्टेड गांधी जी ड्यूरिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड फाइनली जब इनको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलती है ड्यूरिंग द सेकंड फेज दे डिड नॉट सपोर्ट द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर पीजेंट्स इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब जो पुअर पीजेंट्स थे इन्होंने भी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में सपोर्ट किया था, लेकिन इनकी क्या ग्रीवियंस थी? एक तो ये भी चाहते थे कि जो रेवेन्यू डिमांड है ये को कम होनी चाहिए, लेकिन इनकी मेन डिमांड ये थी दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रिमिटेड। ये चाहते थे कि जो भी अनपेड रेंट हमारा है जो हमने लैंडलॉर्ड को देना होता था, लेकिन जो प्राइसेस ऑफ क्रॉप्स हैं वो डिक्लाइन हो रहे थे, इनके पास कैश इनकम नहीं होती थी, ये रेंट नहीं पे कर पाए और अब ये चाहते थे कि हमारा जो रेंट है जो अनपेड रेंट है वो माफ किया जाए। और फाइनली ये जो लोग थे ये एक्चुअल टेलर्स थे, इनके पास अपनी जमीनें नहीं हुआ करती थी, ये लैंडलॉर्ड से जमीन रेंट पर लेते थे और इसके बिना पर दे ज्वाइनड ए वेराइटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट्स ऑफन लेड बाय द सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट्स। इसके चलते हुए इन्होंने भी बहुत तरह की जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स थी उनमें सपोर्ट किया हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेड बाय द सोशलिस्ट्स एंड द कम्युनिस्ट्स।
लेकिन यहां पर आप फर्दर याद रखोगे, कांग्रेस was apprehensive of the rising issues that might upset the rich peasants and landlords. The Congress was unwilling to support a no rent campaign in most places. लेकिन कांग्रेस की जो मेन लीडरशिप थी वो रिच पीजेंट्स की थी, या कांग्रेस का जो मेन सपोर्ट था वो रिच पीजेंट्स, रिच लैंडलॉर्ड्स से ही आ रहा था, और इसलिए ये जो नो रेंट कैंपेन थी इसको कांग्रेस के मैनिफेस्टो में या कांग्रेस की कैंपेन में कांग्रेस के जरिए इंप्लीमेंट नहीं किया गया, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती थी उन पीजेंट्स को, उन रिच पीजेंट्स को या उन रिच लैंडलॉर्ड्स को नाराज करना जिनका कांग्रेस को सपोर्ट अवेलेबल था। इस तरह से आप याद रखोगे कि जो नो रेंट कैंपेन है इसको कांग्रेस ने एंटरटेन नहीं किया। अब पार्टिसिपेशन ऑफ बिजनेस क्लास इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, अब बिजनेस क्लास की क्या ख्वाहिश थी, इन्होंने क्यों सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में सपोर्ट किया हुआ था। हम जानते हैं कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार Indian merchants and industrialists had made huge profits and became more powerful. During the First World War जो इंडियन मर्चेंट्स थे, जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड स्टेप्स रिक्वायर्ड थे कॉलोनियल रूल को ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। और इसी खरीदने बेचने के दौरान ये जो इंडियन मर्चेंट्स थे इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। अब ये कीन थे, दे वर कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस, चाहते थे कि हमारा बिजनेस बढ़ना चाहिए, लेकिन कॉलोनियल गवर्नमेंट के जरिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे बैरियर्स इनकी ट्रेड एक्टिविटीज पर रखी गई। अब ये जो इंडियन बिजनेसमैन थे ये क्या चाह रहे थे, ये चाहते थे प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ द फॉरेन गुड्स, और ये चाहते थे कि इंपोर्ट ड्यूटी होनी चाहिए इंपोर्ट फॉर फॉरेन इंपोर्ट पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेन इंपोर्ट है वो डिस्करेज किया जाए, और साथ ही साथ जो इंडिजिनियस ट्रेड है, जो इंडियन ट्रेड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोरिश किया जाए। एंड फॉर देयर ओन इंटरेस्ट्स उन्होंने क्या किया हुआ था, दे फॉर्मड द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920, और साथ ही साथ फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन 1927। और सभी जो बिजनेस क्लासेस थे विद इन द इंडिया उनको एक अम्ब्रेला, एक एसोसिएशन के अंडर लाने के लिए इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस बनाया गया था 1920 में, और इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एसोसिएशन बनाई गई थी 1927 में। अब बिजनेस क्लास की जो पार्टिसिपेशन थी ये क्या एक्सपेक्टेशन रखती थी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से। फॉर एग्जांपल प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट्स लाइक पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड G.D. Bilra supported the civil disobedience movement. They gave financial assistance and refused to buy or sell imported goods. Most businessmen came to see Swaraj as a time when colonial restrictions on business would no longer exist and trade and industry would flourish without constraints. फॉर एग्जाम्पल इनके हिसाब से जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट्स थी, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास या G.D. Bilra, इनके जरिए कोशिश की जा रही थी कि जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है इसको सपोर्ट किया जाए अंडर द बैनर ऑफ दीज टू एसोसिएशंस, और साथ ही साथ इन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी थी कांग्रेस को, और इन्होंने रिफ्यूज किया था कि हम ना ही बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इंपोर्टेड गुड्स करेंगे, और ये चाहते थे कि हमारे लिए स्वराज का मतलब ये है कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के जरिए बिजनेस पर या इंडियन ट्रेडर्स मर्चेंट्स के बिजनेस पर जो रेस्ट्रिक्शंस आयद की गई हैं वो खत्म की जाए और हमारा ट्रेड फ्लोरिश हो जाए विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो इस तरह से जो फेलियर ऑफ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हम विटनेस करते हैं, जब गांधी जी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करते हैं फर्स्ट फेज में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वहां पर गांधी को जब डिसअपॉइंटेड होकर वापस आना पड़ा, और ये जो बिजनेस क्लास था ये भी डिसअपॉइंटमेंट इनको मिलती है गांधी जी से, और फाइनली ड्यूरिंग द सेकंड फेज ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं। अब क्या हो जाता है, दे वर एप्रहेंसिव ऑफ द स्प्रेड ऑफ द मिलिटेंट एक्टिविटीज। अब इनको डर था कि जब गांधी जी की जो ग्रीवेंसेस थी उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए एड्रेस नहीं किया गया, एक मिलिटेंट नेशनल स्ट्रगल यहाँ पर शुरू हो सकती है जिसके जरिए फर्दर जो ट्रेड है वो बिजनेस है जो वो डिस्टर्ब हो सकता है। वरीड अबाउट प्रोलॉन्ग्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ द बिजनेस, ये वरीड अबाउट प्रोलॉन्ग्ड डिसरप्शन ऑफ द बिजनेस, इनको अब डर था कि फर्दर जो बिजनेस हमारा है ये डिस्टर्ब हो सकता है। द ग्रोविंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशलिज्म एमंग द यंगर मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस, और साथ ही साथ जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी वो यहाँ पर फैल रही थी 1927 के बाद, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, कम्युनिज्म आइडियोलॉजी थी वो भी इंडिया में फैल रही थी। इसके चलते हुए बिजनेस क्लास जो था ये अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट था कि इंडिया के जो हालात हैं फर्दर डिस्टर्ब हो सकते हैं।
पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स थी मोस्टली इन्होंने सही तादाद में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था एक्सेप्ट इन द नागपुर रीजन। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, एज द इंडस्ट्रियलिस्ट्स केम क्लोजर टू कांग्रेस वर्कर्स स्टेट अलूफ। जब इंडस्ट्रियलिस्ट्स कांग्रेस के नजदीक चले जाते थे वर्कर्स कांग्रेस से दूर भागती थी, क्योंकि जो वर्कर्स की क्लेम थी वो इंडस्ट्रियलिस्ट्स के खिलाफ थी। वर्कर्स चाहते थे बेटर वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए, बेटर वेजेस होनी चाहिए, और इस तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट्स को ही वर्कर्स की डिमांड को एड्रेस करना था। इसलिए कांग्रेस जो थी ये वर्कर्स की डिमांड को सही तरह से एंटरटेन नहीं कर पाई। पार्टिसिपेशन ऑफ सम वर्कर्स अडॉप्टिंग द आइडिया ऑफ गांधीयन प्रोग्राम्स। लेकिन इसके बरक्स भी कुछ वर्कर्स एसोसिएशन वो थी जिन्होंने गांधीयन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया। फॉर एग्जांपल बाइकॉट ऑफ द फॉरेन गुड्स किया गया, देयर वर स्ट्राइक्स रेलवे वर्कर्स के जरिए 1939 या डॉक वर्कर्स के जरिए 1932। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन 1930 जो थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स इन द छोटा नागपुर टिन माइनस वोर गांधीयन कैप्स पहनते हैं इन सपोर्ट विद गांधी एंड पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट रैलीज एंड बाइकॉट कैंपेन्स। इस तरह से वर्कर्स जो थे इन स्पाइट ऑफ हैविंग कंट्रोवर्सी विद द इंडस्ट्रियल क्लास स्टिल पार्टिसिपेटेड इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड गिव ए पॉजिटिव रेस्पॉन्स टू गांधीयन कॉल ऑफ बाइकॉट। अब पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ड्यूरिंग अ गांधी साल्ट मार्च थाउजेंड्स ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स टू लिसन टू गांधी जी। तो जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट गांधी जी के जरिए डांडी मार्च लॉन्च किया गया था तो हजारों की तादाद में जो वुमेन पॉपुलेशन थी ये गांधी की जो स्पीच थी उनको सुना करती थी। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस में भी पार्टिसिपेट कर रही थे एक्टिवली। मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट मीन साल्ट लॉ को भी ब्रोक डाउन किया जा रहा था, पिकेटेड फॉरेन क्लोथ्स को भी बाइकआउट किया जा रहा था, लिकर शॉप्स को भी बाइकआउट किया जा रहा था, और दे बिगेन टू सी सर्विस टू नेशन एज अ सैक्रेड ड्यूटी ऑफ वुमेन। और वुमेन पॉपुलेशन के हिसाब से जो नेशन को सर्व करना ये एक मुकद्दस ड्यूटी, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती थी वुमेन पॉपुलेशन के जरिए ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट। दिस इंक्रीज्ड पब्लिक रोल डिड नॉट नेसेसरली मीन एनी रेडिकल चेंज इन द वे द पोजीशन ऑफ वुमेन वाज विजुअलाइज्ड। लेकिन ये आप यहाँ फर्दर याद रखोगे, अगर वुमेन्स ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस में कोई बेहतर पोजीशन या कोई भी लीडरशिप पोजीशन किसी भी वुमेन को नहीं दी गई थी लेट टाइम तक। गांधी जी के आइडियोलॉजी के हिसाब से जो वुमेन्स हैं उनका काम या उनकी ड्यूटी सिर्फ घर का टेक केयर करना है, और साथ ही साथ ए वुमेन मस्ट बी ए गुड मदर एंड दे आर सपोज्ड टू बिकम द गुड वाइव्स। ये गांधीयन आइडियोलॉजी थी। द कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू अलो वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए जो कांग्रेस थी बहुत देर तक जो हिचकिचाहट की जा रही थी, मीन्स कि कोई भी पोजीशन वुमेन्स को नहीं दी जा रही थी कांग्रेस में टिल लेट। द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट थी ये क्यों सक्सेसफुल नहीं होती हैं, इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। फॉर एग्जांपल अनटचेबल्स विद इन द हिंदू कम्युनिटी, यहाँ पर एक क्लास था जिनको हम अनटचेबल्स के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल दीज अनटचेबल्स बिगेन टू कॉल देमसेल्व्स, इनको दलित्स के नाम से भी जाना जाता था और इनको ऑप्रेस्ड के नाम से भी जाना जाता है। फॉर द लॉन्ग कांग्रेस ने इन दलित्स को इग्नोर किया था और ये समझा गया था कि ये जो है ये एक एक्सक्लूडेड सेक्शन है सोसाइटी का, और इस तरह से जो ब्राह्मण्स थे ये सुपीरियर क्लास विद इन द हिंदू कम्युनिटी माना जाता है। ये सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं और ये हाई कास्ट हिंदूज भी माने जाते हैं, और जो कांग्रेस की मेन लीडरशिप थी वो इन ब्राह्मण्स की ही थी, इसलिए इन्होंने इन अनटचेबल्स या इन दलित्स को हमेशा इग्नोर किया हुआ था। लेकिन यहां पर महात्मा गांधी के जरिए कहा जाता है कि स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 ईयर्स इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड। गांधी जी के जरिए या गांधी जी के हिसाब से जो सभी इंडियंस हैं दे आर इक्वल, और गांधी जी के आइडियोलॉजी के हिसाब से स्वराज मींस कंप्लीट इंडिपेंडेंस इंडिया में नहीं आ सकती है अगर एक 100 साल भी गुजर जाएगा जब तक न ये जो नोशन, ये जो कंसेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी है इसको एलिमिनेट ना किया जाए। क्या किया जाता है? एफर्ट्स पुट इन बाय महात्मा गांधी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द अनटचेबल्स। अब बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं, बहुत सारे स्टेप्स उठाए जाते हैं महात्मा गांधी के जरिए कि ये जो नोशन ऑफ अनटचेबिलिटी था या ये जो एक्सप्लॉइटेशन विद दिस अनटचेबिलिटी था इसको खत्म किया जाए। ही कॉल्ड अनटचेबल्स एज हरिजन द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। इसने पहले इन अनटचेबल्स को नाम दिया हरिजन। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है हु कॉल्ड अनटचेबल्स हरिजन, ये कहा था महात्मा गांधी ने, और जिसे हम चिल्ड्रन ऑफ गॉड के नाम से भी जानते हैं। ही ऑर्गेनाइज्ड
सत्याग्रह to secure them entry into temple, access to public wells and tanks, roads and schools means जो एक्सेस ऑफ पब्लिक लाइफ हुआ करता था इन अनटचेबल्स का वो रेस्ट्रिक्टेड था। गांधी जी के जरिए इनके फेवर में सत्याग्रह स्टार्ट किया गया, जिसका रिजल्ट ये था कि इनका जो टेम्पल एंट्री था या इनका जो एक्सेस पब्लिक वेल्स था, पब्लिक टैंक्स था, पब्लिक रोड्स था, पब्लिक स्कूल्स था, वो फ्री किया गया, मीन्स इनको अलाउ किया गया। ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ द बागी। और इसने कहा कि ये जो स्वीपिंग क्लास है, हमने इन अनटचेबल्स को ही आइडेंटिफाई इसके साथ नहीं करना है, बल्कि इसने खुद टॉयलेट साफ किए, या हम ये कहेंगे इसने खुद वो काम किया जो पर्टिकुलर अनटचेबल्स को ही रखा गया था। ही परसुएडेड अपर क्लासेस टू चेंज देयर हॉट एंड गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबल्स। और इस तरह से इसने परसुएड किया अपर क्लासेस ब्राह्मण्स को कि ये जो आप गुनाह कर रही हो, अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस कर रही हो, इसको गिव अप करिए और इनको अपने दिल से लगाइए, और ये भी सेम सिटीजन्स ऑफ दिस लैंड हैं। But many Dalit leaders were keen on a different political solution to the problem of their community. लेकिन बहुत मुद्दत तक अगरचे कांग्रेस के जरिए इस दलित कम्युनिटी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, इग्नोर किया जा रहा था, इसलिए जो दलित लीडर्स थे वो अपनी ही कोशिश कर रहे थे अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन को चेंज करने के लिए और अपनी कम्युनिटी की तमाम तरह की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड्स ऑफ द दलित लीडर्स फॉर देयर कम्युनिटी। अब दलित लीडर्स जो थे वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे रिजर्वड सीट्स इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। वो चाहते थे कि दलित कम्युनिटी के लिए रिजर्वड सीट्स होनी चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, और साथ ही साथ सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम दैट वुड चूज दलित मेंबर्स फ्रॉम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। और इसका मतलब ये हुआ कि दलित कम्युनिटी के जरिए ही दलित रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाए, और ये था पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दलित लीडर्स दलित कम्युनिटी के लिए डिमांड कर रहे थे। इस तरह से आप याद रखोगे, ये जो दलित कम्युनिटी थी इन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी का सपोर्ट नहीं दिया था, बिकॉज गांधी और कांग्रेस हैड इग्नोर्ड देयर ग्रीवियंसेस फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड दे डिसाइडेड टू फाइट देयर पॉलिटिकल मूवमेंट बाय देयर ओन। अब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो दलित कम्युनिटी के लीडर भी माने जाते हैं, इन्होंने दलित्स की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसे हम डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। 1930 में ये बनाया गया था। अब इसका मकसद क्या था? जब महात्मा गांधी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन गई थी ऑन अकाउंट ऑफ गांधी अर्बन पैक्ट ऑफ 1931, तो वहां पर जो महात्मा गांधी है ही क्लैशड विद महात्मा गांधी। अंबेडकर के जरिए महात्मा गांधी के साथ वहां पर क्लैशेस हो जाते हैं एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डिमांड करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम फॉर द दलित कम्युनिटी। एंड फाइनली इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जरिए सेफ गार्ड रिजर्वेशन सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम मांगा जाता है फॉर द दलित कम्युनिटी, व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्ड अंबेडकर्स डिमांड, गांधी जी बिगेन टू फास्ट अनटू डेथ। फाइनली जब कॉलोनियल गवर्नमेंट के जरिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की, उसको एड्रेस किया जाता है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि टू फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑन अकाउंट ऑफ विच जो महात्मा गांधी थे वो यहाँ पर फास्ट अनटू डेथ करते हैं जब तक न इस कम्युनल अवार्ड को वापस लिया जाए। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट इससे तस से मस नहीं होती। फाइनली पूना पैक्ट साइन किया जाता है सितंबर 1932 में बिटवीन डॉक्टर बी आर अंबेडकर एंड महात्मा गांधी, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम होता है वो खत्म किया जाता है, और जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हैं वो एक्सेप्ट की जाती हैं, लेकिन वो जो सीट्स हैं उनको जनरल इलेक्शन के जरिए इलेक्ट किया जाएगा। और इस तरह से गांधी गिव अप हिज फास्ट, गांधी ने अपनी भूख हड़ताल यहां पर खत्म की। यहाँ पर फर्दर आप याद रखोगे जो पूना पैक्ट था ये क्या था? इट गिव द डिप्रेस्ड क्लासेस लेटर टू बी नोन एज द शेड्यूल कास्ट्स रिजर्व्ड सीट्स इन प्रोविंशियल एंड द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, बट दे वर टू बी वोटेड इन द जनरल इलेक्टोरेट। इस तरह से इनके लिए अब रिजर्वेशन का प्रोविजन लाया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप फर्दर याद रखोगे दलित मूवमेंट हाउ एवर कंटिन्यू टू बी अप्रहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट। दलित मूवमेंट जो स्टार्ट की गई थी इनको कभी भी यकीन नहीं था कांग्रेस की नेशनल मूवमेंट पर, इसलिए जो दलित मूवमेंट थी ये अलग से अपनी मूवमेंट आगे कंटिन्यू कर रहे थे।
अब और एक लिमिटेशन जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की थी वो थी कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं थी। फॉर एग्जांपल, जब नॉन कॉपरेशन या खिलाफत इशू ये जो खत्म हुआ था, जो मुस्लिम्स थे दे फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस, मीन कांग्रेस से अलग हो रही थी, क्योंकि ना ही खिलाफत इशू से ना ही नॉन कॉपरेशन से कोई एड्रेस किया गया था कोई इशू। तो फाइनली इसके बावजूद 1920s ऑनवर्ड से जो कांग्रेस थी इट केम टू बी विजिबली एसोसिएटेड विद द हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप्स लाइक हिंदू महासभा। ये जो कांग्रेस थी ये नजदीक आ रही थी हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप से। फॉर एग्जांपल, जो हिंदू महासभा था इसकी एफिलिएशन कांग्रेस के साथ हुई थी, जिसका रिजल्ट ये निकला था कि कांग्रेस वाज रिप्रेजेंटिंग द इंडियन हिंदूज। तो फाइनली द रिलेशंस बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स फर्दर वर्सनड। तो फर्दर जो होता है जो रिलेशन वो डेटोरेटेड होते हैं। ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस प्रोसेशंस विद मिलिटेंट फीवर प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैश राइट्स इन वेरियस सिटीज। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि हिंदू मुस्लिम क्लैशेस, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि हिंदू मुस्लिम जो क्लैशेस हैं वो विटनेस किए जाते हैं, और इस तरह से बहुत सारे राइट्स को सिटीज़ में या रूरल एरियाज में विटनेस किया जाता है। मीन्स कोई सिचुएशन यहाँ पर नहीं थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी की। The Congress and the Muslim League made efforts to negotiate an alliance, and in 1927 it appeared that such a unity could be forget। और इसलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग की लीडरशिप की हर एक यही कोशिश थी कि किस तरह से नेगोशिएट किया जाए, एक अलाइंस भी बनाया जाए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को विटनेस किया जाए। और इसकी जो सिचुएशन थी 1927 में एक सिचुएशन लग रही थी जब हिंदू मुस्लिम यूनिटी को विटनेस किया जाए। डिबेट्स ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबलीज। अब यहाँ पर डिबेट चल रहा था कि जो फ्यूचर असेंबली इलेक्शन होने वाली थी इसमें सीट्स की जो बाइफर्केशन थी वो होनी थी। मोहम्मद अली जिन्ना की आइडियोलॉजी के हिसाब से ही वॉज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इफ मुस्लिम्स वर एश्योर्ड रिजर्व्ड सीट्स इन बंगाल एंड पंजाब। मोहम्मद अली जिन्ना के हिसाब से जो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम दिया गया था कम्युनल अवार्ड में मुस्लिम लीग के फेवर में भी, वो इसे गिव अप करने के लिए तैयार थे, लेकिन कंडीशन वो रखी गई थी कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बंगाल था या पंजाब था, वहां पर मुस्लिम्स के लिए रिजर्वेशन रखी जाए। एम आर जयकार जो थी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई थी 1928 में। इसमें जो एम आर जयकार जो था हिंदू महासभा का जो लीडर था वो स्ट्रांगली अपोज करता है मुस्लिम लीग की इस डिमांड को, और फाइनली कोई भी कंप्रोमाइज बिटवीन मुस्लिम लीग और कांग्रेस यहाँ पर नहीं बन रहा था। तो कॉन्सिक्वेंस इसके क्या निकलते हैं? एन एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन एंड डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज स्टार्टेड टू बिगन। तो इस तरह से दोनों कम्युनिटीज के दरमियान जो डिस्ट्रस्ट हैं, जो नेगोशिएशंस हैं वो फेल होते जा रहे हैं और कोई कंप्रोमाइज यहां पर नहीं बनता है। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च की जाती है 12 मार्च 1930, तो मुस्लिम लीग के जरिए इसमें सपोर्ट नहीं किया जाता है, और इस तरह से जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है वो यहाँ पर विटनेस नहीं की गई। और जो मुस्लिम्स हैं दे डिड नॉट सपोर्ट द गांधी ड्यूरिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, और इस तरह से बहुत सारी लिमिटेशंस वो थी जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट फेल होती जा रही थी। सो ये कुछ कहानी थी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। होप सभी कंसेप्ट्स सही तरह से हमने आपको समझाए। सो दिस वाज ऑल इन दिस टुडेज वीडियो लेक्चर। वी विल बी बैक इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।